लेकिन उससे पहले क्योंकि देखिए जोश हाई है उपचुनाव के नतीजे को लेकर, बीजेपी भी पूरी तरह से आश्वस्त दिखाई दे रही है। बीजेपी नेताओं ने उपचुनाव में जीत का दावा किया है, क्या कुछ कहा गया सुनवाते हैं आपको। ये लोकसभा में और विधानसभा में थोड़ा अंतर तो रहता है। खंडवा लोकसभा के अंदर जो जनरल इलेक्शन होते हैं उसके आधार पर लोकसभा के चुनाव में थोड़ा अंतर आता है। एकदम अपन सोचें कि जो जनरल इलेक्शन है उसके अनुरूप हो, शायद मुझे लगता है कि उसमें थोड़ी कमी तो आती है। मुझे लगता है कि प्रयास अच्छे हुए हैं और अच्छा मतदान हुआ है। भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर ऐतिहासिक बहुमत के साथ जीती। आगे की जब चीज़ें दिखती हैं और लगता है कि अब हम शायद परिदृश्य गायब हो रहे हैं, तो आरोप ही लगते हैं और कुछ नहीं होता है। तो इस प्रकार की चीज़ें लगाने से नहीं होता। ये जनता भी जानती है, लोग भी जानते हैं। जहाँ के बारे में वो कह रहे हैं वहाँ के बारे में पूछना चाहता हूँ कि गुंडीजिम पृथ्वी पर निरीक्षण किया, वहाँ का इतिहास क्या कहता है। जो लोग चुन के गलती से आ गए तो उनकी हत्याएं कर दी गई, क्या नहीं किया है और कौन से समाज के साथ नहीं किया है। तो एक गुंडागर्दी का आलम, दहशतगर्दी का माहौल था। इस बार ये हुआ कि कार्यकर्ताओं ने बूथ बूथ पर ताकत से मैदान में उतरे, उनको जवाब दिया, तो उनको गुंडागर्दी दिखती है। शुभ दीपावली होगी और सुखद होगी, और पता नहीं कैसे अनुमान, किसने अनुमान निकाला है, लेकिन मैं यशपाल जी दोनों हम जोगट में थे और हमें तो पूरा विश्वास है कि जिस क्षेत्र से हम आए हैं, महीने भर लोगों से मिलके जनता का विश्वास शिवराज सिंह जी की सरकार में है और पूरा विश्वास और भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी को इन चारों सीटों पर भारी बहुमत से बढ़त मिलेगी। वो जानते हैं कि इस सरकार की नीयत अच्छी है, ये कल्याणकारी सरकार है और इस सरकार को ताकत और मजबूती देना वो अपना कर्तव्य समझे हैं और यही बात कल परिणामों में सिद्ध होगी। तो दीपावली बीजेपी की होगी, ये कहना है बीजेपी नेताओं का, लेकिन आम जनता किसको मौका देती है वो आज पता चल जाएगा। मेरे साथ मेरे तमाम सहयोगी मौजूद है। वासु, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि हम सुन रहे थे कैबिनेट मंत्री राजवर्धन सिंह को, उन्होंने कहा कि जोबट पर तो वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है, बाकी सीटों का भी दावा किया है, लेकिन क्योंकि आप जोबट में मौजूद थे और आपने तमाम परिस्थितियों को देखा, आपने जाना कि आम जनता के जहन में कौन से मुद्दे चल रहे हैं, इस वक्त जो परिस्थितियां वहां पर बन रही हैं वो किस तरीके की, और आज काउंटिंग को लेकर वहां पर क्या तैयारियां। बिल्कुल प्रिया, देखिए आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। बीते अगर एक महीने से बात की जाए तो चुनावों की घोषणा हुई थी और उसके बाद से लगातार बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के नेता चुनावी क्षेत्र में पूरा दमखम झोंकते हुए नजर आए थे। 30 तारीख को वोटिंग हो चुकी है और अब से कुछ ही देर बाद जो काउंटिंग है वो शुरू हो जाएगी। काउंटिंग के लिए अलीराजपुर स्थित जो कलेक्ट्रेट कार्यालय है वहां पर तमाम जो व्यवस्था है उनको चाकचौबंद कर लिया गया है, सुनिश्चित कर लिया गया है। भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और ईसी की यानी कि इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइंस जारी हुई थी काउंटिंग को लेकर, वोटिंग को लेकर, उनके अनुसार ही धीरे धीरे जो काउंटिंग है वो आगे बढ़ेगी, शुरू होगी और राउंड वाइज जो नतीजे हैं वो यहां पर बताए जाएंगे। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के जो दावे हैं उनको लेकर भी जो सरगर्मियां हैं वो काफी तेज है, क्योंकि बीजेपी हो या कांग्रेस हो दोनों ही दलों ने पूरा दमखम इन चुनावों में झोंका है। बीजेपी के लिए खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने जोबट में कमान संभाली थी। शिवराज सिंह चौहान ने यहां पर रात्रि विश्राम भी किया, 1-to-1 चर्चा की आदिवासियों के साथ, और वहीं कांग्रेस के लिए कमलनाथ यहां पे फ्रंट फुट पर मोर्चा संभालते हुए नजर आए। इसके अलावा कांग्रेस के कई विधायकों की ड्यूटी जोबट पर विशेष तौर पर लगाई गई थी। आदिवासी ये सीट है और कांग्रेस के लिए अग्नि परीक्षा इसलिए भी क्योंकि कांतिलाल भूरिया जो कि बड़े आदिवासी नेता हैं कांग्रेस के, वो जोबट के पास जो झाबुआ जिला है वहां से आते हैं और इस क्षेत्र में उनका काफी ज्यादा होल्ड है। उनके बेटे विक्रांत भूरिया जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने यहां पे कांग्रेस के लिए प्रभारी के तौर पर बहुत काम किया है, तो उनका राजनीतिक भविष्य भी इन चुनाव परिणाम से कहीं ना कहीं ताल्लुक जरूर रखेगा, क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी खुद पीसीसी चीफ कमलनाथ ने उनको दी थी। और आदिवासी वोट बैंक जो हमेशा से कांग्रेस का वोट बैंक माना जाता है, कांग्रेस फेवर्ड वोट बैंक माना जाता है, तो इस बार आदिवासियों ने कांग्रेस का कितना साथ दिया है या फिर बीजेपी पर भरोसा जताया है, ये अब से कुछ ही देर बाद स्पष्ट होना शुरू हो जाएगा। हालांकि ये तो तय है कि जोबट की जनता ने मुद्दों पर इस बार मतदान किया है, चाहे महंगाई का हो, बेरोजगारी का हो, पलायन का हो, और जैसे जैसे मतों की गिनती आगे बढ़ेगी जो बीजेपी के और कांग्रेस के दावे हैं साफ होता जाएगा कि किसके दावों में कितना दम था, कौन अपनी बात बेहतर रूप से जनता के बीच पहुंचा पाया है। प्रिया।
बिल्कुल, कौन अपनी बात को बेहतर रूप से जनता के बीच पहुंचा पाया है वो देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प भी होगा। लेकिन आपने आदिवासियों का जिक्र किया, इस पर एक रिएक्शन ले लेते हैं आकाश का। आकाश, क्योंकि देखिए यहाँ से जो नतीजे आएंगे वो आगे के लिए दिशा और दशा दोनों तय करेंगे, खासतौर पर आदिवासियों को लेकर, क्योंकि अगर हम मध्य प्रदेश में देखें तो बड़ी संख्या आबादी है इन आदिवासियों की, और साथ ही साथ कई सीटों पर इनकी जो भूमिका है वो निर्णायक रही है। आज का परिणाम बहुत कुछ स्पष्ट कर देगा। बिल्कुल प्रिया, बहुत महत्वपूर्ण आज का दिन है और आज का परिणाम दिशा और दशा दोनों तय करेगा, जैसा कि आपने कहा, क्योंकि ये सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है। 2023 चुनाव के पहले का ये सेमीफाइनल है और सेमीफाइनल जो जीतेगा उस फाइनल उसके लिए आसान होगी, यही राजनीतिक गलियारों में चर्चा है। और आदिवासियों की बात करें तो मध्य प्रदेश आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र रहा है, कई इलाके हैं जहां पर आदिवासी पाए जाते हैं और खंडवा लोकसभा सीट में भी आदिवासियों की बाहुल्यता है, यहां पर भी अच्छे आदिवासी वोटर्स हैं। तो इसीलिए देखा जा रहा है कि जबलपुर पहले अमित शाह पहुंचते हैं, वहां पर टंटिया मामा और जो तमाम आदिवासी नेता रहे हैं उनकी जयंती मनाई जाती है। पहले से ही बीजेपी ने ठान लिया था कि आदिवासियों को किसी ना किसी तरह से साधना ही है। दूसरा ओबीसी वर्ग, ठीक उपचुनाव के पहले 27% आरक्षण के साथ आरक्षण को लागू करना, जिनमें न्यायालय की ओर से रोक नहीं है। तो ये 2-3 ऐसे अहम फैक्टर्स हैं जो बीजेपी के लिए फायदा पहुंचा सकती हैं। चूंकि आदिवासियों की हित की बात बीजेपी लगातार करती है, तो वही कांग्रेस आदिवासियों का शोषण करने का आरोप बीजेपी पर लगाती रही है। तो आदिवासियों के हाथों में है कि वो किस तरह से किस पार्टी को देख रहे हैं कि उनका भविष्य कौन अच्छा निखार सकता है, और आज उसी का नतीजा आना है। 3 विधानसभा सीट है, 1 लोकसभा सीट है, चारों सीट बहुत महत्वपूर्ण है और साख का सवाल बनी हुई है। हालांकि इससे बहुत कुछ सरकार पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन बहुत कुछ आगे की तस्वीरें जो हैं वो साफ होंगी प्रिया। बिल्कुल, आगे की तस्वीर यहाँ पर साफ होगी और इसी वजह से सबकी निगाहें नतीजों पर टिकी हुई हैं। दिन भर महा कवरेज हम भी लगातार दर्शकों को दिखाएंगे, लेकिन शैलेंद्र मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि जब हम तमाम चीजों को देख रहे थे और चुनावी दौर में तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर भी हमने देखा, एक मसला कांग्रेस ने यह भी उठाया कि दरअसल बीजेपी के पास अपने तो नेता नहीं है, बाहर से जो नेता दूसरे दलों से आए हैं उनको पार्टी ने चुनावी मैदान में उतार दिया। अगर हम पृथ्वीपुर की बात करें तो शिशुपाल यादव, जो कि पहले समाजवादी पार्टी का हिस्सा थे, बीजेपी को उन्होंने ज्वाइन किया, उनको पार्टी ने यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा। इसको लेकर भी कांग्रेस से तमाम सवाल उठाए, लेकिन आम जनता के बीच में क्या इसको लेकर किस तरीके की बातें चल रही थी? आम जनता इसको लेकर क्या सोच रही थी? देखिए, बिल्कुल महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि कांग्रेस के प्रत्याशी है या कांग्रेस के जो दूसरे बड़े नेता हैं वो इस बात को एस्टेब्लिश करने में शुरू से ही शुरू हो गए थे कि जो शिशुपाल यादव है, एक तो वो बाहरी प्रत्याशी है, दूसरा वो दल बदल कर आए हैं, बीजेपी के पास अपना कोई प्रत्याशी नहीं है। क्योंकि बीजेपी की तरफ से भले ही 3 से 4 नेता ऐसे थे जो लगातार दावेदारी कर रहे थे, उसमें से अनीता नायक तो एक बार विधायक रह भी चुकी थी, एक बार ही यह कांग्रेस हारी है, उसको भी अनीता नायक ने ब्रजेंद्र सिंह को हराया था, लेकिन उसके बावजूद भी उनको टिकट नहीं दिया गया और उसके बाद शिशुपाल यादव को टिकट दिया। उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह था कि अगर हम 2018 के चुनाव के आंकड़े उठाकर देखें तो ये पाते हैं कि भाजपा वहां 4थे नंबर पर रही थी, अपनी जमानत भी नहीं बचा पाई थी। अभय यादव जो निवर्तमान जिलाध्यक्ष थे, उनको बीजेपी ने टिकट दिया था, लेकिन उनको महज 10,000 वोट मिले थे। और यही कारण है कि चुनाव के बाद बीजेपी कोई बस सपा छोड़कर शिशुपाल यादव बीजेपी में शामिल होते हैं और आखिरी में उनको टिकट भी दे दिया जाता है। वो मूलतः उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं बाहरी प्रत्याशी होने का जो टैग है वो कांग्रेस लगाती रही है उन पर। हालांकि वो कह रहे हैं कि भले ही वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो, लेकिन पिछले 4 से 5 साल से वो लगातार पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक बात तो रहती है कि अगर स्थानीय प्रत्याशी नहीं हो तो ऐसे में हो सकता है कि आने वाले समय में जब उसे कभी मिलना हो या जितना ध्यान देना चाहिए उतना ध्यान ना दे पाए। क्योंकि ब्रजेंद्र प्रताप सिंह के बारे में कहा जाता है कि वो 40 साल तक, अब वोटों के साथ पता चलेगा कि कितना असर पड़ता है। बहुत धन्यवाद आप।